चलो बताओ, क्योंकि एक क्वेश्चन टॉपिक से बन जाता है, कभी कभार आया हुआ है प्रश्न। ठीक है, अगर छत्तीसगढ़ को बेसिकली ऊपर ऊपर से में अगर डिवाइड करते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ के भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटते हैं? बेसिकली 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका क्या? प्राग ऐतिहासिक काल। सबसे पहले क्या आता है आपका? प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद क्या आता है आपका? आद्य ऐतिहासिक काल। उसके बाद क्या आता है? आद्य ऐतिहासिक काल आता है। ठीक है, इसके बाद क्या मिलेगा आपको? ऐतिहासिक काल। इसके बाद क्या मिलेगा आपको? ऐतिहासिक काल। सभी को याद है ये? ठीक है, नहीं है तो कर लीजिए, कोई बड़ी चीज बात नहीं। अच्छा, विभाजन का आधार क्या है? इतिहास को ये 3 भागों में किस आधार पर बांटा गया है? तो याद रखिएगा, ये जो इतिहास बांटा गया है किस आधार पर? किस आधार पर बांटा गया है? साक्ष्य के आधार पर। किस आधार पर? साक्ष्य के आधार पर ये बांटा गया है। साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? हमें अगर इतिहास को हमें अध्ययन करना है, इतिहास को अध्ययन करना है, तो अध्ययन करने के लिए कितने प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं बता सकते हो? हाँ, कैसे जी? इतिहास अध्ययन के क्या? साक्ष्य। इतिहास अध्ययन के साक्ष्य। तो कितने साक्ष्य हैं? एक होता है क्या? पुरातात्विक साक्ष्य। एक होता है क्या? पुरातात्विक साक्ष्य। और एक होता है क्या? साहित्यिक साक्ष्य। एक होता है क्या? साहित्यिक साक्ष्य होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे साहित्य मिलेंगे जो किसने बनाए हैं? विदेशी, है ना। एक होता है विदेशी स्रोत। ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? वैसे साहित्य के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि इन्होंने भी साहित्य लिखा। कुछ विदेशी है ना विद्वान मिलेंगे, इतिहासकार मिलेंगे, जिन्होंने इतिहास के बारे में वर्णन किया हुआ। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, एंडरसन का नाम सुने होंगे आप लोग। एंडरसन का नाम सुने हैं ना। तो उन्होंने, वो भारत के हैं क्या? है ना, भारत के नहीं, एक अंग्रेज है, बाहर के हैं। तो उन्होंने भी अपनी एक किताब लिखी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चाहे तो इसे साहित्यिक में कंसिडर कर सकते हैं। पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आता है? पुरातात्विक साक्ष्य में क्या क्या आते हैं पता है? क्या क्या आता है जी? सबसे पहले अगर बात करेंगे तो औजार से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मिलता है क्या औजार से? क्या हमें मृदभांड से इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? बिल्कुल मिलता है इतिहास के बारे में जानकारी। मृदभांड मतलब बर्तन। बर्तन किसके बर्तन? मिट्टी के बर्तन। ठीक है, मुझे एक चीज और बताइएगा। ठीक है, क्या स्मारक से हमें जानकारी मिलती है? बिल्कुल मिलती है। क्या हमें शैल चित्र से इसकी जानकारी मिलती है? शैल चित्र मतलब, है ना, शैल चित्र मतलब चित्रकला की बात कर रहे हैं। चित्रकला से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है? बिल्कुल मिलती है। ठीक है, तो चित्रकला अलग अलग प्रकार के मिलेंगे, है ना। चट्टानों पर अगर लिखा गया तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? शैल चित्र। चट्टानों पर अगर चित्र बनाया गया तो उसे क्या कहा जाता है? शैल चित्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, है ना, जैसे एक सुने होंगे आप लोग भित्ति चित्र वगैरह भी सुने होंगे, है ना। एक सुनते होंगे क्या? भित्ति चित्र। तो वो सब चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, स्मारक हो गया, शैल चित्र हो गया। इसके अलावा जैसे भवन, भवन हो गया, सिक्का हो गया, भवन, सिक्का, मूर्ति, मूर्ति। ठीक है, मूर्ति कला या मूर्ति, ये सब चीजें किसके अंतर्गत आते हैं? पुरातात्विक के अंतर्गत आते हैं। ध्यान में रखिएगा, है ना। एक बार एग्जाम में ये पूछा गया था, है ना, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्रोत है करके, है ना, या पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत नहीं आते। तो आंसर था उपरोक्त में से सभी। सभी थे, ऑप्शन के हिसाब से सभी चीजें वहां शामिल थी। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। साहित्यिक स्रोत में जैसे क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? कुछ आपके ग्रंथ मिलेंगे, ग्रंथ, और कुछ क्या मिलेंगे, है ना, कुछ इतिहासकार के क्या मिलेंगे? साहित्य। इतिहासकार के साहित्य। ठीक है, कुछ ऐसे ग्रंथ है जिसके लिखने वाले कौन है पता नहीं है, और कुछ ऐसे ग्रंथ मिलेंगे जिसे हमें उसके बारे में जानकारी कि उसे किसने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीजों से हमें किसकी जानकारी मिलती है? इतिहास की जानकारी मिलती है। और इसी के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से 3 भाग है? प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल मतलब भारतीय इतिहास का वह समय, है ना, इतिहास का वह कालक्रम, है ना, जब क्या था जी? जब क्या था? केवल कौन से साक्ष्य मौजूद थे? केवल और केवल कौन से साक्ष्य मौजूद थे? पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद थे। ध्यान में रखिएगा, जब पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद थे तो इस समय, है ना, मानव को हम लोग, है ना, कौन सा औजार यूज करते थे? इन लोग क्या यूज करते थे? पत्थरों का औजार। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? पाषाण काल के नाम से जानते हैं। तो हमें यहाँ क्या किसके बारे में अध्ययन करना है?
पाषाण काल के बारे में अध्ययन करना होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आद्य ऐतिहासिक काल, अगर आद्य ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहां क्या था? क्या लिखित साक्ष्य मौजूद थे? लिखित साक्ष्य थे, बिल्कुल यहां लिखित साक्ष्य पाया गया है, परंतु अभी तक क्या नहीं है? पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ने में कामयाबी नहीं मिली है। एक तो ये चीज है। दूसरा, श्रुति ज्ञान का महत्व था। दूसरा क्या चलता था? श्रुति ज्ञान चलता था, है ना, श्रुति ज्ञान। अगर श्रुति ज्ञान था तो कहीं ना कहीं यहां लिपियां थी। कोई भी व्यक्ति बोल कैसे पाता है? लिपि की उपस्थिति में। लिपि का मतलब क्या? लेखन व्यवस्था, लेखन शैली, है ना। तो बिना लिपि के अनार के अनार के है कैसे जानेंगे आप? आ को ऐसे ही लिखते कैसे जानेंगे, है ना। तो ये कौन बताता है जी हमें? कौन बताता है? लिपि। इसका मतलब क्या यहां लिपि मौजूद था? बिल्कुल यहां लिपि मौजूद था। ठीक है, लिपि मौजूद था। यहां प्रॉपर रूप से वार्तालापें होती थी, बातचीत होता था, परंतु उन चीजों को इन लोग क्या नहीं करते थे? क्या नहीं करते थे? प्रॉपर रूप से लिखने का कार्य नहीं कर पाते थे। ये समस्याएं देखी गई है। हेलो, कहां तो मतलब बुला लें सौरभ मल्ल तो बाइक में लगेल कह दें जी। कोई जहिद पूछ ले भाई, मैं नहीं भेज सकूं अपन से। ठीक, क्लियर, समझ में आया? तो ये चीजें बिल्कुल मौजूद रहेंगी। लिपि मौजूद था, पर एक्चुअली में अगर मैं बात करूंगा श्रुति ज्ञान कब चलता था? जब वैदिक काल था, तो उस समय कोई साहित्य नहीं थे, है ना। उस समय साहित्यों का अभाव पाया गया। वहां अगर बातचीत होती थी तो श्रुति ज्ञान, अगर ज्ञान फैलाया जाता था तो किसके माध्यम से? बोलकर। ठीक है, अगर वही बात करेंगे हम लोग वैदिक काल, है ना, लिपियां तो थी, लिपि मौजूद थी, परंतु क्या नहीं किया जा सका है? पढ़ा नहीं जा सका। कौन से काल की बात है ये? कौन से बात की काल है? सिंधु सभ्यता। कौन से काल की बात है ये? सिंधु सभ्यता काल की बात है। मतलब सिंधु सभ्यता की अगर बात करेंगे और वैदिक सभ्यता की बात करेंगे, यहां लिपियां थी, परंतु उसका, है ना, वास्तविक स्वरूप मौजूद नहीं था। मतलब लेखन सामग्री ऐसे थे, या तो पढ़ा नहीं जा सका है, या तो उसे लिखा प्रॉपर रूप से नहीं गया है। ठीक है, इसलिए यहां साक्ष्य का अभाव पाया गया। कैसे साक्ष्य का? लिखित साक्ष्य का। पर एक चीज जरूर मिलेगा। कौन सा साक्ष्य? कौन सा साक्ष्य? पुरातात्विक साक्ष्य। कौन सा साक्ष्य मिलेगा? पुरातात्विक साक्ष्य। मतलब इस समय के इतिहास के बारे में मूलतः जो जानकारी मिलती है, उसका आधार क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य ही है। ध्यान में रखिएगा। अगर जहां पुरातात्विक साक्ष्य आया, इसका मतलब आपको औजार का नाम याद रखना है, मृदभांड के बारे में जानकारी रखनी है ना। ये सबसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखना है भाई। ऐतिहासिक काल की अगर बात करेंगे तो यहां दोनों साक्ष्य मौजूद होंगे। कौन कौन से? लिखित भी मिलेंगे, और लिखित से हमें विस्तृत जानकारी मिलती है। इसके अलावा क्या मिलता है? क्या मिलेगा जी? पुरातात्विक भी मिलेगा। क्या मिलेगा? पुरातात्विक भी मिलेगा। ठीक है, मतलब इतिहास को साक्ष्य के आधार पर कितने भाग में? 3 भाग में बांटा गया है। और साक्ष्य कौन कौन से? पुरातात्विक और लिखित। पहले में पुरातात्विक, दूसरे में पुरातात्विक और लिखित दोनों थे, परंतु लिखित स्वरूप सही और स्पष्ट तरीके से समझ नहीं पाए हैं। ठीक है, और तीसरे में क्या मिला आपको? लिखित प्लस पुरातात्विक। और ये कैसे था? पढ़ने योग्य था। कैसा था? पढ़ने योग्य था। प्रागैतिहासिक काल में हम किसके बारे में पढ़ते हैं जी? एक तो पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं, दूसरा क्या पढ़ते हैं? ताम्र पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा क्या पढ़ते हैं? ताम्र पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। ताम्र पाषाण काल को छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में बोला गया क्या? महापाषाण काल की संज्ञा भी दिया गया है। ध्यान में रखिए, संज्ञा दिया जाता है तो उन चीजों को भी बिल्कुल ध्यान में रखना है। क्लियर है ना। प्रागैतिहासिक काल में क्या पढ़ेंगे? पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ेंगे हम लोग? सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ से कोई संबंध नहीं था। तो इसके बारे में हमें विस्तृत पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल भारतीय इतिहास में इसे अध्ययन करना होगा। ठीक है, दूसरी बात है, कुछ वैदिक ग्रंथों के नाम लिखे गए हैं, जहां हमें कुछ वैदिक ग्रंथों में छत्तीसगढ़ के कुछ थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है ना। तो वो चीजें हम लोग यहां देखेंगे क्लास में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक। ऐतिहासिक तो बहुत बड़ा समय है। ऐतिहासिक कालक्रम की अगर बात करेंगे तो ये बहुत बड़ा समय है। प्रागैतिहासिक काल कब को बोला जाता है?
2 लाख ईसा पूर्व से 2 लाख ईसा पूर्व से लेकर कब तक का 50,000 कितना 10,000 ईसा पूर्व कितना 10,000 ईसा पूर्व। ये बहुत बड़ा समय था, ठीक है। 10,000 ईसा पूर्व, अलग अलग साहित्य अलग अलग, ये आपको याद नहीं रखना है भाई, बिल्कुल याद नहीं रखना है इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आद्य ऐतिहासिक काल अगर बेसिकली देखा जाएगा तो ये 4,000 ईसा पूर्व से मानते हैं। इसको कब से मानते हैं? किसी किताब में 4,000 लिखा रहेगा, किसी किताब में 3,000 लिखा रहेगा, है ना। ये 10,000 किसका है? पाषाण काल का है ना। ताम्र पाषाण में आपको कहां से मिलेगा? 6,000 से लेकर कितना मिल जाता है जी? 4,000 ईसा पूर्व। इस बीच की जानकारी मिल जाती है किसके बारे में? ताम्र पाषाण काल के बारे में। आपको नहीं याद रखना है, इसीलिए बता रहा हूं, ठीक है, याद नहीं रखना है, हाँ, है ना, याद नहीं रखना है, इसलिए सन को बता दे रहा हूं कि बिल्कुल याद नहीं रखना है, ठीक है। ऐतिहासिक काल की अगर बात करेंगे तो ऐतिहासिक काल में, है ना, हम लोग पढ़ते हैं क्या? प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन, मध्य और आधुनिक। अगर भारत का पढ़ेंगे तो भारत का हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। क्लियर? सभी को याद है सिलेबस? तो चलिए सिलेबस से बात करते हैं, क्योंकि सिलेबस से एक प्रश्न कभी कभी बना हुआ है, केवल सिलेबस मात्र जानने से, ठीक है। तो सिलेबस भी देख लेते हैं हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? पाषाण काल। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? पाषाण काल पढ़ेंगे। किसके अंतर्गत? प्राचीन छत्तीसगढ़। प्राचीन छत्तीसगढ़, इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? पाषाण काल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल थोड़ा थोड़ा हम लोग देखेंगे किसके बारे में? महापाषाण काल। थोड़ा किसके बारे में बात करेंगे? महापाषाण काल के बारे में भी बात करेंगे। महापाषाण काल मतलब ताम्रपाषाण काल की बात करें। और ताम्रपाषाण काल को क्या बोलते हैं जी? ताम्रपाषाण काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चैल्कोलिथिक एज। चैल्कोलिथिक एज या युग कहते हैं, ये याद रखिएगा। चैल्कोलिथिक एज या युग के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। हाँ, या इसी को क्या बोलते हैं? कॉपर एज भी कहा जाता है, कॉपर युग। कॉपर युग, तो ये सब इसके क्या है? नाम है, याद रखना है इसको, ठीक है। महापाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, चैल्कोलिथिक युग या कॉपर युग के नाम से इसे जाना गया है, ठीक है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्या? तीसरा। तीसरा, इसके बाद हमें क्या पढ़ना होता है? एक्चुअली में पढ़ना क्या था? सिंधु सभ्यता। पढ़ना क्या था? सिंधु सभ्यता। पर हमारे छत्तीसगढ़ में है क्या? नहीं है। छत्तीसगढ़ में कोई इसका विस्तार नहीं मिलेगा, तो इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है। तीसरी बात करेंगे हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता के बारे में विस्तृत तो जानकारी नहीं है, पर एक दो जानकारी जो हमें अध्ययन करना है। वैदिक सभ्यता है ना, तो वैदिक से संबंधित जो हमारे कुछ ग्रंथ है पुराने, उसके बारे में हम लोग यहां अध्ययन करेंगे, है ना। क्या, किसके बारे में अध्ययन करेंगे? महाकाव्य काल, है ना। चौथा क्या जाएगा? महाकाव्य काल। महाकाव्य काल। अभी हमारा प्राचीन छत्तीसगढ़ एक्चुअली में स्टार्ट नहीं हुआ है ना, प्राचीन छत्तीसगढ़ बाद में। पहले तो हमें इतिहास की कुछ बेसिक बातों को जानना है। पाषाण काल, महापाषाण काल, वैदिक सभ्यता से संबंधित वैदिक सभ्यता, है ना। छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति थी जब भारत में वैदिक सभ्यताओं का चलन हो रहा था, ठीक है। छत्तीसगढ़ की क्या सिचुएशन थी वो बात करेंगे। महाकाव्य काल मतलब क्या जी? रामायण में, रामायण। और दूसरा कौन सा काल? महाभारत काल। तो रामायण और महाभारत में जो भी है ना, जिन पात्रों के बारे में, जिन कला के बारे में वर्णन किया गया है ना, जैसे श्री राम जी के बारे में बताया गया है ना, भीम अर्जुन जी के बारे में बताया गया है, तो वो सब चीजें से संबंधित स्थल हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ है? वो कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? रामायण काल और महाभारत काल, ये महाकाव्य काल है। पांचवा और क्या पढ़ेंगे? जैन व बौद्ध धर्म। जैन व बौद्ध धर्म, इससे संबंधित स्थल भी हमें मिलते हैं। तो केवल यहां हमें पढ़ना क्या है? केवल स्थल। क्या पढ़ना है? रामायण कालीन कौन कौन से स्थल छत्तीसगढ़ में है, महाभारत कालीन कौन कौन से स्थल छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। जैन धर्म से संबंधित स्थल छत्तीसगढ़ में कौन कौन से और कहां है, ठीक है। उससे संबंधित मंदिर वगैरह कहां है, बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल कहां, ये सभी चीजें हमें पढ़नी है। क्लियर? अब इसके बाद चालू होता है क्या? इसके बाद चालू होगा क्या? आपका प्राचीन छत्तीसगढ़। इसके बाद चालू होगा क्या? प्राचीन छत्तीसगढ़। अब प्राचीन छत्तीसगढ़ में सबसे पहले देखेंगे भारतीय इतिहास में,
भारतीय इतिहास में छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति, छत्तीसगढ़ की भूमिका या छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति थी, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये जब भारत के इतिहास में जिन जिन राजवंश चल रहे थे, जो जो राजाओं का वंश चल रहा था, है ना, उस समय छत्तीसगढ़ में भी उनका प्रभाव रहा है। तो सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले कौन आ जाएगा जी? कितना नंबर बता दिया था मैं? 5 बता दिया था। छठवां टॉपिक क्या मिलेगा आपको? छठवां टॉपिक कौन आएगा? कौन आएगा? मौर्य काल। जब भारत में मौर्यों का शासन था तो उसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में क्या पड़ा है, क्या उसे संबंधित स्थल मिले हैं या कुछ अन्य साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, दूसरी बात है नेक्स्ट, मौर्य काल के बाद क्या आएगा? क्या आएगा? मौर्योत्तर काल आता है। मौर्योत्तर काल में किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? छत्तीसगढ़ के संबंध केवल कौन मिलता है? सातवाहन। एक तो सातवाहन मिलता है और कौन मिलता है जी? कुषाण। वाकाटक इसमें नहीं आएगा भाई, सातवाहन और कुषाण वंश, है ना। तो ये मौर्योत्तर काल में हम इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद कौन आ जाएगा? इसके बाद कौन आ जाएगा? कौन आएगा? गुप्त वंश। कौन आ जाएगा? गुप्त वंश आ जाता है। गुप्त के साथ कौन आएगा? इसके समकालीन कौन है? कौन है? वाकाटक। कौन है? वाकाटक वंश है। तो ये पूरे वंश के बारे में हमें क्या करना है? विस्तृत अध्ययन करना होगा। ठीक है, ये भारतीय इतिहास के शासकों का क्या है? काल क्रम है। और इसी सिचुएशन में भारत के रिस्पेक्ट में छत्तीसगढ़ में क्या भूमिका थी, वो हर एक चीजें हम लोग यहां बात करेंगे। ठीक है, प्रश्न यहां से नहीं बनता है जनरली, ठीक है, पर काल क्रम यही है। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला बात करते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं क्या जी? छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश, यहां से प्रश्न बनता है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश, है ना, तो उन वंशों का काल क्रम क्या था, क्रम से अरेंज कीजिए। ये प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है। बता सकते हो सबसे पहला कौन आता है? सबसे पहला छत्तीसगढ़ का राजवंश कौन है? जल्दी बताइए, एग्जाम में 3 बार पूछा है। ये कौन सा वंश है? राजर्षि तुल्य वंश। राजर्षि तुल्य वंश, ध्यान में रखिएगा। राजर्षि तुल्य वंश के बाद छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में कौन आए? बस्तर क्षेत्र में कौन आए? नल वंश आए। कौन आए? नल वंश आए। ये कब की बात हो रही है? 4वीं-5वीं शताब्दी की बात हो रही है। कब की बात हो रही है? 4वीं-5वीं शताब्दी की बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद कौन आता है? आपके देवभोग या गरियाबंद क्षेत्र में कौन आते हैं? कौन आते हैं? पर्वत द्वारक वंश। इसको याद रखना है आपको। इसको क्या करना है? याद रखना है, नोट भी करते जाइएगा। पर्वत द्वारक वंश। ठीक है, चौथा और कौन मिलेगा आपको? इसके बाद कौन मिलेगा? जल्दी बताइए। सरभपुरीय वंश। कौन मिलता है? सरभपुरीय वंश की जानकारी मिलती है। सरभपुरी वंश के बाद कौन मिलता है जी? हाँ, पांडु या सोमवंश। कौन मिलता है? पांडु या सोमवंश मिलता है। तो ये है ना, ये हमारे स्थानीय वंश का प्राचीन छत्तीसगढ़ में ये क्या है? प्राचीन छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं मैं। ये वंश के बारे में हमें पढ़ना है और यही क्रम है इसका, शासकों का क्रम है ना। ये 4वीं-5वीं शताब्दी में मिलेगा, है ना। ये आपको मिलेगा, ये भी 5वीं शताब्दी में मिलेगा। ये 6वीं, है ना, 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच मिलेगा। ये भी 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच में मिलता है। ठीक है, तो ये अलग अलग शताब्दियों का इनका क्रम है और इसी क्रम में याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा है ना, छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंशों के क्रम को, है ना, क्रमबद्ध कीजिए। आपके एग्जाम में पूछा गया, नोट डाउन कीजिए, याद भी करिए और इसको याद होना चाहिए। सेकंड्स में याद करना है आपको, कोई बड़ा चीज नहीं है भाई, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे इसे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का पहला राजवंश कौन होगा, है ना, इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का प्रथम राजवंश कौन है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, कौन है? राजर्षि तुल्य वंश है। ठीक है, ये एग्जाम में। इसी को दूसरे तरीके से क्या पूछेगा? छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन राजवंश का नाम बताइए। क्या हो जाएगा? सर्वप्राचीन राजवंश छत्तीसगढ़ का कौन है?
राजर्षि तुल्य वंश, मतलब यही क्या है, सर्वप्राचीन राजवंश है। तो शब्द शब्द के क्या कर दिए, बदल दिए, शब्द को क्या कर दिए, बदल दिए। तो इससे भी प्रश्न आपका एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। एक तो क्रम को लेकर प्रश्न बना है, दूसरा क्या बना है ना, सर्वप्राचीन कौन है, यह सबसे पहला राजवंश कौन है। ये दो प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैं जो बताया हूं वही सही है, लिख लो आप, ठीक है। शताब्दी भी तो बता दिया हूं मैं, शताब्दी में भी याद कर सकते हो, ठीक है। शताब्दी में याद करने, शताब्दी में याद कर लो, पर शताब्दी याद करोगे फिर डाटा याद करोगे, उससे अच्छा क्रम याद कर लो ना, जब करना ही है तो। काम को आसान कर रहा हूं भाई मैं, ठीक है, ज्यादा याद करना करवाऊंगा नहीं, टेंशन मत लो। याद भी करेंगे तो कैसे करेंगे, स्मार्टली, स्मार्ट वे से चलना है ना। ये मैं केवल विषय वस्तु पढ़ रहा हूं, पर इसी से ही आपका क्या बन जाता है, क्या बन जाता है जी, क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अब हो सकता है राजर्षि तुल्य वंश ना लिखा रहा है ऑप्शन में, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसी का दूसरा नाम क्या है, क्या नाम है जी, सूरवंश। इसी को क्या बोलते हैं, सूरवंश। ये भी बोला जाता है भाई, ये भी ध्यान में रखिएगा। कई बार एग्जाम में हो सकता है राजर्षि तुल्य ना, अभी तक तो खैर राजर्षि तुल्य वंश लिखा है, पर हो सकता है आने वाले समय में नाम बदल दिया जाए। आजकल यही बदल देते, जैसे अभी एसआई का एग्जाम हुआ था मेंस, उसमें एक आया था क्या, सरल रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, सरल रेखा को क्या बोलते हैं, रिजु रेखा, वाह रे रिजु पालिका। सरल रेखा 180 डिग्री को रिजु भी बोला जाता है ना, 180 डिग्री को क्या बोला जाता है, रिजु बोला जाता है। तो रिजु का विपरीत क्या होगा, तो रिजु मतलब क्या हुआ, रिजु का मतलब क्या होगा, सरल रेखा, और सरल रेखा का मतलब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। इसका विलोम पूछा था एग्जाम में, आप बता सकते हैं ना विलोम क्या होगा, विलोम क्या होगा, विलोम। सीधा रेखा का विलोम क्या होगा जी, है क्या, टेढ़ी, मतलब ये टेढ़ा कैसे बनाओगे, ऐसे, तो ये सरल रेखा नहीं है, तो कैसे बनाओगे, ऐसे बना लो ना भाई, ये कहां सरल रेखा है, ये है सरल रेखा, है क्या ये सरल रेखा, बताओ। मोड़ दो थोड़ा सा, और मोड़ देते तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वक्र बोल देते हैं, वक्र या क्या, कर्व, वक्र या कर्व बोल देते हैं, ठीक है। तो यही इसका क्या हो गया, विलोम होगा। ये एग्जाम में आया हुआ था। अब बोलोगे भैया इसको भी पढ़ना है, तो कहां से पढ़ोगे, ये तो आपका सामान्य ज्ञान की बातें है ना, एग्जाम में सामान्य ज्ञान भी पूछा जाता है, ये सामान्य बातें, क्योंकि सरल रिजु रेखा या सरल रेखा दोनों एक ही चीजें होती है। अब शब्दों को लेकर इन्होंने हेर फेर किया, बहुत लोग बना भी नहीं पाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ध्यान दोगे तब बनेगा वो आपका, ऑन द स्पॉट में वहां चीजें काम करनी चाहिए माइंड, ठीक है। ये ध्यान में हो गया, क्रम याद कर लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आता है क्या आपका मध्यकाल, अब आता है क्या आपका मध्यकाल, ठीक है। अब मध्यकाल में हमें क्या क्या पढ़ना है ये ध्यान में रखिएगा, मध्यकाल में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। चलिए यहां मैं लिख देता हूं मध्यकाल, मध्यकाल। देखिए तो मध्यकाल में आपको क्या मिलेगा, है ना, क्या क्या मिलता है। एक तो ये कौन सा जिला है जी, कौन सा जिला है, चलो नीचे से चलते हैं, नीचे से या ऊपर से आ जाते हैं, ऊपर से आते हैं, ऊपर से आते हैं, ये कौन सा जिला है, ये कौन सा जिला है, कोरबा, ठीक है। याद रखिएगा कोरबा में कौन से वंश का शासन था, मध्यकाल में कौन से वंश का शासन था, हाँ। कोरबा में एक शहर है जिसका नाम क्या है, कोरबा में एक जगह है जिसका नाम क्या है, पाली, पाली में एक वंश का शासन था, बताइए, एग्जाम में पूछा है, एग्जाम में डायरेक्ट यही प्रश्न आया हुआ है भाई, बाण वंश का शासन निम्न में से किस स्थल से चल रहा था। एक प्रश्न ये बार बना है, और एक प्रश्न बना है क्या, क्या बना है,
पाली में किस वंश का शासन चलता था? तो कौन सा वंश है? केवल नाम मात्र पढ़ने से, सिलेबस के नाम पढ़ने से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं कभी कभी। तो ये बात भी पहले यही तो बन जाए, फिर हम अंदर की गहराई में जाएंगे, क्या गहराई है उसमें। ठीक है, चलिए दूसरा, ये मध्यकाल आ गया ना। मध्यकाल मतलब कौन सी शताब्दी? मध्यकाल मतलब कौन सी शताब्दी जी? कब से स्टार्ट होता है? जल्दी बताइए, मध्यकाल कब से स्टार्ट होगा? आठवीं शताब्दी। मध्यकाल कब से स्टार्ट होता है? 8वीं शताब्दी के बाद से आपका मध्यकाल स्टार्ट होना चालू हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। यहीं पास एक जगह, ये कौन सा क्षेत्र है मुझे बताएंगे? ये कौन सा क्षेत्र है? ये वाला कौन सा क्षेत्र है? कवर्धा। कवर्धा क्षेत्र है। कवर्धा क्षेत्र में किसका शासन था? फनी नाग वंश। किस क्षेत्र का, किसका शासन था? फनी नाग वंश का शासन था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। कवर्धा क्षेत्र में किसका? फनी नाग वंश का शासन था। चलिए नीचे आते हैं, नीचे आ जाएं। ये कौन सा जिला है? कौन सा जिला है? कांकेर जिला है। कांकेर में किसका शासन था? कांकेर में किसका शासन था बताएंगे? हाँ, सोम वंश, याद रखना है ना। तो इसको बोलते हैं कांकेर के क्या? सोमवंश। कांकेर का क्या बोलते हैं? सोमवंश कहते हैं। ठीक है, नीचे आएंगे, चलिए नीचे आ जाइए। नीचे आएंगे तो ये कौन सा क्षेत्र है? ये वाला दंतेवाड़ा, बारसूर दंतेवाड़ा क्षेत्र है। बारसूर दंतेवाड़ा क्षेत्र। यहां किसका शासन चलता था? यहां किसका शासन चलता था? जल्दी बताइए। हाँ, छिंदक नागवंश। किसका शासन था? छिंदक नागवंश। छिंदक नागवंश जैसे ही क्या होगा? खत्म होगा, तब क्या आएगा? तब क्या आता है यहाँ पे? ये बस्तर क्षेत्र में, ये बस्तर है तो बस्तर में किसका शासन आएगा? काकतीय वंश का शासन आता है। किसका आता है? काकतीय वंश का शासन देखने को मिलेगा। ठीक है, वो 13वीं शताब्दी के बाद से चालू होता है। हाँ बोलो। क्या? चालुक्य बोल रहे हो? तो वही तो समकालीन है। प्रॉपर रूप से चालुक्यों का प्रत्यक्ष शासन बहुत कम मात्रा में देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में। डायरेक्ट है ना, किस नाम से शासन चलता है उनका? है वो चालुक्य वंश से ही संबंधित, पर करेंगे किस नाम से शासन? काकतीय वंश के नाम से शासन करते हैं। ठीक है, चलिए ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ की क्या चलता है? दक्षिण कौशल का क्या जी? दक्षिण कौशल का क्या? सोमवंश। दक्षिण कौशल का क्या? सोमवंश। ये भी ध्यान में रखना है ना। उड़ीसा से लगे हुए क्षेत्र में महासमुंद है ना, कौन कौन सा दिख रहा है आपको? ये महासमुंद है, और ये कौन सा है? सारंगढ़। ये कौन सा है? रायगढ़। इस क्षेत्र से लगे क्षेत्र में भी एक सोमवंश का शासन था, जिसे है ना दक्षिण कौशल का क्या बोलते थे हम? सोमवंश के नाम से जानते थे। क्लियर? तो इतनी सारे वंश के बारे में आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, फणिनाग हो गया, कांकेर का सोमवंश हो गया, ठीक है, काकतीय वंश हो गया। काकतीय इसी को आप चालुक्य के नाम से भी जान सकते हैं। छत्तीसगढ़ में है ना कौन थे चालुक्य? तो यही थे। कौन थे चालुक्य? काकतीय वंश वाले ही चालुक्य थे, छिंदक नागवंशी। इसके बाद आपको पूरे इस छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जिन्होंने सबके साथ लड़ाई किया है, इन सभी वंशों के राजाओं को हराया है, वो कौन सा वंश है? कौन सा वंश है? कलचुरी वंश। कौन सा वंश है? कलचुरी वंश। मतलब अगर आपको मैं पूछूंगा इन सभी वंशों के समकालीन कौन है, तो कौन है? कलचुरी वंश मिलेगा। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा समय तक शासन किसने किया है? कलचुरी वंश ने। तो दो बेसिक प्रश्न बनेंगे है ना, इन सभी के समकालीन वंश कलचुरी वंश, इन सभी के साथ है ना कौन सबसे ज्यादा समय तक शासन किया है? तो कौन है? कलचुरी वंश ने शासन किया। पूरा मध्यकाल में भी आएगा है ना, पूरा मध्यकाल में इन्हीं का शासन चलेगा। ठीक, याद रहेगा। तो कौन सी जगह में कौन से वंश का उदय हुआ ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक, याद रहेगा? रहेगा ना? चलो नोट कर लो फटाफट।
और कोशिश करना मैप में बनाने का। आपको ये वाला मैप तो आता होगा ना, कौन सा वाला जी, बॉक्स वाला। ये फटाफट ये बांट लो और ये बन गया आपका क्या, क्या बन गया। इस संभाग में कितने शासन मिले हैं मध्यकाल में, 3 शासक। कौन कौन, कांकेर, कांकेर से, बारसूर से और बस्तर से, हो गए। दुर्ग वाले में कुछ मिले हैं क्या, दुर्ग, रायपुर, ये सब में क्या मिले, काकतीय मिले हैं। ये सब में दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर में क्या मिले हैं, कलचुरी मिले हैं। ठीक है ना, तो ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, दुर्ग संभाग में एक और कौन मिला है, कवर्धा। दुर्ग संभाग में कौन मिला है, कवर्धा, फनी नागवंश। ठीक है, रायपुर संभाग में, रायपुर संभाग वाले में दक्षिण कौशल का सोमवंश। बिलासपुर संभाग में, बिलासपुर संभाग में बाणवंश, बिलासपुर संभाग में बाणवंश। यही तो बताया हूं ना मैं। तो आप चाहे तो संभाग वाइज ऐसे पिक्चर बनाकर आप अपने आप को क्लियर रख सकते हैं। ठीक है, ज्यादा इजी पड़ेगा आपको याद रखने में। ठीक, हो गया। चलिए, अगला आ जाएगा क्या, आधुनिक काल। अगला क्या आ जाएगा, आधुनिक काल। क्या पढ़ना होता है आधुनिक काल में, क्या पढ़ते जी, सबसे पहले कौन आता है, किसका शासन आता है, मराठा। मराठा के बाद, मराठा के बाद ब्रिटिश शासन। क्या आता है, ब्रिटिश शासन आता है। ब्रिटिश आता है तो क्या करता है, लूटपाट, चोरी चमारी, डकैती, यही सब काम करता है ना। तो सब क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं ना, परेशान। तब क्या होगा, क्या होगा, विद्रोह व जनजाति आंदोलन होता है। विद्रोह व जनजाति आंदोलन चालू हो जाता है भाई इसकी वजह से। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमें इसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पर अंग्रेज भागते हैं क्या, नहीं भागते हैं। तब क्या चलेगा, तब क्या चलाएंगे, राष्ट्रीय आंदोलन चलता है, राष्ट्रीय आंदोलन। और राष्ट्रीय आंदोलन जब चलता है तो उस समय छत्तीसगढ़ में भी इसका क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। तो छत्तीसगढ़ की क्या भूमिका रही है, इसके बारे में देखना है, छत्तीसगढ़ की भूमिका। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाएगा, संविधान सभा। नेक्स्ट क्या जाएगा, संविधान सभा। संविधान सभा, संविधान बनेगा, फिर क्या आता है, रियासत के बारे में पढ़ना है, रियासत व जमींदार, रियासत व जमींदार, इनके बारे में हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। 7वां टॉपिक है ना, अन्य विद्रोह। अन्य क्या होगा, विद्रोह होता है, अन्य विद्रोह, इसके बारे में अध्ययन करना है ना। और क्या अध्ययन करना है, इतने सारे टॉपिक हमें अध्ययन करने हैं। ठीक है, अन्य विद्रोह। और 8वां टॉपिक है क्या, है ना, प्रमुख व्यक्तित्व। एक टॉपिक अध्ययन करना होता है क्या, प्रमुख व्यक्तित्व। ठीक है, प्रमुख व्यक्तित्व। व्यक्तित्व मतलब जैसे ठाकुर प्यारेलाल के बारे में अध्ययन करना है, सुंदरलाल शर्मा जी के बारे में अध्ययन करना है, गुरु घासीदास जी के बारे में अध्ययन करना है, मिनी माता जी के बारे में अध्ययन करना है। तो इनके बारे में क्या होना चाहिए, हमें एक जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ से है इन लोग, इन्होंने है ना हमारे राज्य के लिए क्या क्या विशेष कार्य किए हैं। ठीक है, तो ये याद रखने का है, याद रखने का है। मैं एक काम करूंगा, पर डे एक टॉपिक दे दूंगा, उसका कंटेंट भेज दिया करूंगा, आप रीड करके उसे आएंगे।
फिर क्वेश्चन पूछ लेंगे। बिलासाबाई केवटी, है ना, बिलासपुर जो है ना, बिलासाबाई केवटीन का एरिया रहा है, तो उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता था उस एरिया में, है ना। तो उनके नाम से कई सारे कॉलेज मिलेंगे, है ना। हाल ही में क्या किसका नाम रखा गया है, एयरपोर्ट जो बना है वहाँ, है ना, कहाँ, चकरभाटा में। चकरभाटा में जो एयरपोर्ट जो बन रहा है ना, स्थानीय एयरपोर्ट, उसका नाम बिलासाबाई केवटीन के नाम पर, ठीक है। और बिलासाबाई केवटीन के नाम से कुछ और दिया जाता है क्या है? सम्मान सम्मान ऐसा समथिंग, ठीक है। एक कॉलेज का भी बड़ा सा नाम रखा गया है बिलासाबाई के नाम पर, है ना। तो वो चीजें हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में हमें क्या करना है, अध्ययन भी करना होगा, है ना। यहाँ अध्ययन करना मतलब आपको ये सामान्य जानकारी रखनी होगी, तो आप ही को दूंगा मैं, उसको टॉपिक को मैं नहीं पढ़ाने वाला। उस टॉपिक को क्या करेंगे, क्या करेंगे जी, एक दिन मैं एक एक व्यक्ति का नाम दूंगा, है ना। तो कल आप पढ़कर आएंगे क्या, कल पहला पढ़कर आएंगे किसके बारे में, पंडित सुंदरलाल शर्मा, इनके बारे में पढ़कर आएंगे। पंडित सुंदरलाल शर्मा, इन्हें क्या कहते हैं जी, छत्तीसगढ़ के संकल्पनाकार माने जाते हैं, ठीक है। इन्होंने कौन कौन सी संस्थाएं बनाया, है ना, किन्हें है जिसे गांधी जी का क्या बोला जाता है, अग्रदूत कहा जाता है। तो कौन है वो, सुंदरलाल शर्मा। छत्तीसगढ़ के गांधी अग्रदूत माने जाते, एक्चुअली में अग्रदूत माने जाते, किस पर्पस में, हाँ, हरिजन उत्थान, हरिजन उत्थान के मैटर में सबसे पहले सुंदरलाल शर्मा जी ने अभिनव प्रयास किया था। उसके बाद किसने किया था, गांधी जी ने किया था, है ना। अगर आपको बोलेगा छत्तीसगढ़ का गांधी कौन है, तो हरिजन उत्थान में किसने काम में किया है, सुंदरलाल शर्मा जी ने, और राष्ट्रीय स्तर पर किसने किया है, गांधी जी ने। अब पर वही है ना, जब छोटे स्तर पर रहते तो लोग उसकी विख्यात राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हो पाती, नहीं तो सुंदरलाल शर्मा जी का नाम पहले आता, है ना। है तो पहले ही, पर राष्ट्रीय स्तर पर नाम चल पाया है क्या, नहीं चल पाया है, ठीक है। तो वो हम क्षेत्रीय स्तर पर ही पढ़ेंगे, है ना। पर राष्ट्रीय स्तर जैसा काम किया, राष्ट्रीय क्या, ये बहुत बड़ा कार्य था, उसके अध्ययन तो बिल्कुल करके आएंगे इसे। बाकायदा आप अपने नोट्स में पीछे से आप अपना एक कंटेंट तैयार कीजिएगा कि मुझे इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। मैं भेज दिया करूंगा, आप इसे एक बार स्टडी कीजिएगा, बिना देखे अपनी कॉपी में क्या करना है, आपको नोट करना है, देख कर नहीं करना है। देख के तो बच्चे भी कर देंगे, वो तो मैं तीसरी क्लास के बच्चों को बोलूंगा कि इसको देख के नोट करना है, तो हाँ सर कर देंगे। तो आप में और उसमें क्या फर्क होगा, फर्क यही होगा कि आप बिना देखे करेंगे और वो देख कर करेंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। मतलब मेरा कहने का मतलब है वो आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। लिखने का तरीका बता रहा हूं मैं, नाम लिखेंगे सुंदरलाल शर्मा, पॉइंट में लिखेंगे इसको, या तो आप इसमें ऐसे लिखिए, या सबसे बेस्ट होता है इसको पॉइंट में लिखना। जैसे नंबर 1 पहला क्या हो गया, मैं लिखने का तरीका बता दे रहा हूं, ठीक है। जैसे आपने लिखा क्या, सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है। पहला पॉइंट लिखेंगे क्या, जन्म व मतलब इसका परिचय से संबंधित, पहला टॉपिक क्या होगा इसका, परिचय। दूसरा टॉपिक क्या होगा, इनकी कोई साहित्य है तो साहित्य, या संस्था है तो संस्था, उनके बारे में लिख देना है, ठीक है। तीसरा, इन्हें कोई उपाधि दिया गया है क्या। चौथा, इनके नाम से कोई साहित्य है क्या, इनके नाम से क्या कोई पुरस्कार या सम्मान दिया जाता है क्या। समझ में आ रहा है ना, क्लासिफाई करके रखो अपने नोट्स, समझ में आ रहा है। आपको हर एक चीजें इजी पड़ेंगी। इसके अलावा लास्ट में एक और टॉपिक लिख सकते हैं क्या, अन्य, ठीक। संस्था, समिति, है ना, जो साहित्य है वो सब चीजें आप ऐसे आपका प्रॉपर नोट्स खुद आप तैयार कर सकते हैं, ठीक। क्लियर ना, सबके कॉपी चेक करूंगा मैं, टेंशन मत लो। जो कॉपी नहीं भेजेंगे, है ना, जो व्हाट्सएप में नहीं भेजेंगे, व्हाट्सएप में सबको भेजना भी है, ठीक है। व्हाट्सएप में डिलीट हो जाता है, टेलीग्राम में भेजा करो, या फिर, है ना, अगर गलती से मैंने चेक कर दिया और किसी ने क्या होमवर्क नहीं किया है तो 50 रुपए का अर्थदंड किया जाएगा, ठीक। कैसे जी, सब लोग एग्री हो ना,
नहीं, मैं जिस दिन चेक कर दिया गलती से और मुझे मिला कि फलाना व्यक्ति का नहीं है, ऑनलाइन वाले आप लोगों के लिए भी है ना, सब नियम सबके लिए है, ठीक है। आप लोगों को सबको भेजना है, व्हाट्सअप करना है, ठीक है। तो ये जरूरी है भाई, ध्यान में रखेंगे। 50 रुपया आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक। नहीं, अब तो वसूलना चालू करना पड़ेगा ना, चाय पानी का व्यवस्था होगा मेरा, कैसे, ठीक। नाश्ता वास्ता सब आप ही लोग करवाएंगे, अब मुझे पता है, क्योंकि आप लोग नहीं करेंगे तो यहीं से वसूलूंगा मैं, ठीक। ऐसे तो करते नहीं हो, कम से कम इसी बहाने मेरा नाश्ता भी हो जाएगा। कैसे निखिल, हैं? याद है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के बारे में? कहाँ के रहने वाले हैं? एक आ चुका है ना एग्जाम में, मैं इसलिए बोल रहा हूं कुछ चीजें हमारी सेल्फ स्टडी के दायरे में आती है। भाई मैं पढ़ाऊंगा तो क्या करवाऊंगा, केवल रटवाने का ही काम करूंगा, तो आप खुद भी तो रट सकते हैं, रट सकते हैं ना। और अच्छी बात है भाई, किसी व्यक्ति के बारे में, महापुरुष के बारे में जानना हमारा क्या है, कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है ना, ठीक है। तो वो बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़े। और अगर मैं नहीं बता पाया किसी दिन तो आप मुझे खुद पूछेंगे कि एक व्यक्तित्व का नाम लिख दीजिए सर, ताकि हम लोग उसे कर लेंगे, ठीक है। क्लियर। चलो कहाँ आए थे हम लोग? पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक क्या है? प्रागैतिहासिक काल। पहला टॉपिक क्या है? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, एक पाषाण काल का अध्ययन करेंगे और दूसरा महापाषाण काल। दूसरा किसका अध्ययन करेंगे? महापाषाण काल का अध्ययन करेंगे। मुझे बताइए, अगर प्रागैतिहासिक काल है, इसका मतलब यहां कैसे साक्ष्य होंगे? कैसे साक्ष्य होंगे? कैसे साक्ष्य होंगे? पुरातात्विक साक्ष्य होंगे। होंगे? बिल्कुल होंगे। तो मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग, है ना। छत्तीसगढ़ के पुरातत्ववेत्ता किन्हें कहे जाते हैं? छत्तीसगढ़ के पुरातत्ववेत्ता किन्हें कहे जाते हैं? कौन है छत्तीसगढ़ के पुरातत्ववेत्ता? हाँ भाई, पुरातात्विक साक्ष्य क्यों बोल रहे हैं हम लोग? सबसे पहले उन्होंने पाषाण काल से संबंधित जानकारियां अपने माध्यम में दी है ना। किनको बोला जाता है? जल्दी बताओ, जल्दी, कौन है? ऐसे पढ़ोगे तो हो गए कहानी, एग्जाम में आ चुका है ना। बताइए, मैं किसी चीज को अगर बताना है मुझे तो पहले क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। देखेंगे ना तभी तो बताऊंगा, हाँ फलाना था ऐसा, XYZ। कैसे जी? भाई सिंपल सी बात है, जैसे छत्तीसगढ़ में कहा है, कहा हो छत्तीसगढ़ में, मान के चलिए आदि मानव मन ऐसो ही, बिल्कुल ऐसो ही आदि मानव मन के उत्पत्ति होए। तो सिंपल सी बात है कि ओकर बारे में कोई ना कोई तो बताई सोई, तब तो पता चलता है, तब तो पढ़ा था ना मना, अदरवाइज पढ़ते का नहीं पढ़ते, है ना। तो है ना, मानव की जन्मस्थली, मानव सभ्यता की जन्मस्थली, मानव सभ्यता की जन्मस्थली, ये छत्तीसगढ़ को बताया गया है। किसने बताया है? ये मानव सभ्यता की जन्मस्थली किसे बताया गया है? छत्तीसगढ़ को अपनी साहित्य में बताया गया। किसने बताया है? उन्होंने देखा होगा तभी बताया होगा। और देखना मतलब कौन? लोचन, उसी को बोलते हैं। लोचन मतलब क्या? लोचन मतलब आंख, आंख से देखते हैं। तो लोचन प्रसाद पांडे कौन है? याद रहेगा, याद रहेगा ना, छत्तीसगढ़ के पुरातत्ववेत्ता लोचन भैया। देखेंगे तभी तो होगा ना, इसे, ठीक। तो मानव सभ्यता की इन्होंने बताया क्या? छत्तीसगढ़ को क्या बताया है? मानव सभ्यता की जन्मस्थली के रूप में इन्होंने संज्ञा दिया हुआ है। किसको? छत्तीसगढ़ को, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के पुरातत्व किसे बोला गया? लोचन प्रसाद पांडे। पुरातात्विक साक्ष्य में मैंने एक चीज बताया था, क्या हमें किसकी जानकारी मिलती है जी? शैल चित्र की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? शैल चित्र की जानकारी मिलती है। एक तो गुफाओं में चित्र बना है, उससे जानकारी होगा। दूसरा, पुरातात्विक साक्ष्य पता करने के लिए हमें क्या करेंगे जी? हम और क्या करते हैं? उत्खनन करते हैं। तो सबसे पहले बार छत्तीसगढ़ में पुरातात्विक स्रोत कब प्राप्त हुआ है और किसने उत्खनन कराया सबसे पहले?
ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं भाई, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगर मैं उत्खनन की बात करता हूं तो हमारे यहां सबसे पहले उत्खनन कहां हुआ है छत्तीसगढ़ में? सबसे पहली पुरातात्विक खुदाई, या उसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग? उत्खनन। सबसे पहली पुरातात्विक खुदाई कहां हुई है? कहां हुई है? साकेत बताएगा। कहां जाते रहता है साकेत बार बार छुट्टी में? हाँ, कहां जाते रहता है? महासमुंद जाता है। तो महासमुंद में सबसे पहले क्या हुआ है? खुदाई हुआ है। अगर बात करेंगे पहला खुदाई हुआ है 1953 में। कब हुआ है? 1953 में इस प्रकार की खुदाई देखा गया है। ठीक है, 1953 से कब तक चला गया है? कब तक चला है जी ये? 1956 के बीच में इसकी खुदाई हुई है। कहां? कौन सा जगह है? सिरपुर में। कहां हुआ है? सिरपुर में। याद रखिएगा, सबसे पहले पुरातात्विक खुदाई या पुरातात्विक उत्खनन छत्तीसगढ़ में कहां पर हुआ है? कहां पर हुआ है? सिरपुर में। सिरपुर कहां है? महासमुंद में है। कहां है? महासमुंद में। मां से महासमुंद, तो मां से किसने खुदवाया है? किसने खुदवाया है जी? मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित। किसने खुदवाया है? मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित जी ने खुदवाया है। हाँ, कहाँ रहता है? अच्छा, चल जाके बताना, जाके बताना। थोड़ा घूम लो भैया छत्तीसगढ़ के बारे में, अच्छे से पढ़ लो, तब प्रश्न किया करो मुझसे, है ना। कहाँ है सिरपुर? पढ़ लो भैया, सिरपुर कहाँ है ना। थोड़ा सा घर से बाहर निकलोगे, है ना, व्हाट्सएप फेसबुक से बाहर निकलोगे, सब ज्ञान आएगा। ठीक है, इधर ध्यान दो भैया, नहीं पता है तुमको सिरपुर कहाँ है। मैं बता रहा हूं सिरपुर कहाँ है। महासमुंद में है तो महासमुंद में है। ठीक, वही सत्य है जिसको कोई झुटला नहीं सकता है। फिर आला भी है, जब नया जिला बनेगा इधर उधर होगा तब बात की बात है। पहली खुदाई कब हुई छत्तीसगढ़ में? 1953 से 56 के बीच में। पहली खुदाई कब हुई? 1953 से 56 के बीच में। कहां हुआ? सिरपुर में। सिरपुर कहां है? महासमुंद में। मां से महासमुंद, मां से मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित, या इसी को बोलते हैं एमजी दीक्षित, या क्या बोलते हैं? एमजी दीक्षित या मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित। ठीक है, अब बोला यहां खुदाई कर रहा हूं तो लगे हाथ एक और जगह खुदाई कर लेता हूं, थोड़ा बहुत और नाम चल जाएगा। तो बोला 1900 है ना 56 में फिर इन्होंने एक जगह खुदाई करवा दिया। कहां? 56-57 में। लगे हाथ बोला भैया हमको एक और क्या करना है। मजा आ रहा था ना इसको थोड़ा सा, हाँ कुछ कुछ मिल तो रहा है भाई, खोदना है ना। तो लगे हाथ इन्होंने एक और खुदाई करवा दिया। कहां? कहां? जल्दी बताओ, कहां करवाया? धनोरा में। कहां? धनोरा में। बोरसी धनोरा की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये कहां के धनोरा की बात हो रही है? बालोद धनोरा की बात हो रही है। कहां के? बालोद धनोरा की बात हो रही है, जहां खुदाई करवाया गया है। किसने करवाया? दीक्षित साहब ने करवाया यहां लगातार खुदाई। ठीक है, तो याद रखना है छत्तीसगढ़ की पहले उत्खनन कार्य या पुरातात्विक खुदाई कहां हुआ है? सिरपुर में हुआ है, महासमुंद में हुआ है। किसने करवाया? मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित जी ने करवाया है। ठीक है, और दूसरा खुदाई कहां करवाया इन्होंने? धनोरा में। कब करवाया है? 56-57 में करवाया। कहां है धनोरा? बालोद में है, ध्यान में रहेगा। इसके बाद कहां खुदाई करवाया इन्होंने? और खुदाई हुआ है लगातार। अगर बात करेंगे तो और भी खुदाई, इसके बाद मल्हार में भी इन्होंने खुदाई करवाया था। मल्हार में भी मिलते ना पुरातात्विक साक्ष्य, तो बहुत सारे स्थल है जिसकी इन्होंने क्या करवाया था? खुदाई करवाया था। लिखना चाहो तो और लिख सकते हो तीसरा। तीसरा कहां? मल्हार में। तीसरा कहां है? मल्हार में। मल्हार कहां है? बिलासपुर में। हाँ, 1910 में क्या? शैल चित्र, मैं खुदाई की बात कर रहा हूं, ये शैल चित्र अलग पढ़ाऊंगा मैं, अभी उत्खनन की बात कर रहा हूं। शैल चित्र को खोदेंगे तो गायब ही हो जाएगा रे भाई। शैल चित्र मतलब पत्थरों में चित्र बने हुए हैं, वो अलग बातें होती है। खुदाई मतलब जमीन के अंदर क्या मिलता है हमें? सिक्का मिलता है, सोने चांदी वगैरह मिलते हैं, है ना, कुछ औजार मिल जाता है, और क्या मिलता है? बर्तन वगैरह मिल जाते हैं। तो ये सब इन्होंने खोजा है। ठीक है, तो इसकी भी बात रखेंगे। मल्हार में पांडे जी ने खोज किया था, है ना, डॉक्टर पांडे करके थे, उन्होंने ये खोज किया हुआ था। ठीक है, इस है ना, प्रोफेसर वाजपेयी व डॉक्टर पांडे, प्रोफेसर वाजपेयी व डॉक्टर पांडे, इन्होंने खोज किया हुआ था। ठीक है, वैसे नाम याद नहीं रखेंगे तो पहले का कम से कम याद रखिएगा। किनका? मोरेश्वर दीक्षित जी का। ठीक है,
दीक्षित साहब का नाम जरूर याद रख लेना, पहली खुदाई है। मल्हार में इसके बाद खुदाई हुआ था 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में मल्हार में ये खुदाई हुआ था। ठीक, चलिए, तो ये कुछ फैक्ट है जिसको आपको बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आता हूं मैं शैल चित्र के बारे में। अब मैं आता हूं किसके बारे में? शैल चित्र के बारे में। ठीक है, मिटाऊं? तो नोट कर रहे हो? चलो नोट कर लो और याद भी करते जाओ, दिमाग में बैठाते जाओ। सब चीजें आसान है, कोई बड़ा चीज नहीं है। चलिए, तो छत्तीसगढ़ के पहले पुरातत्व तक कौन है? लोचन प्रसाद पांडे। छत्तीसगढ़ के इतिहासकार किसे माने जाते हैं? पहले इतिहासकार। इतिहासकार मतलब वो साहित्यिक साक्ष्य में आ जाएंगे। ये कौन सा साक्ष्य है? पुरातात्विक साक्ष्य में कौन? पुरातत्ववेत्ता। शैल चित्र में कौन आते हैं? एंडरसन। शैल चित्र में किसका नाम आएगा? एंडरसन। तो आप प्रॉपर रूप से इसे ऐसे लिख सकते हैं, पहला छत्तीसगढ़ का क्या? पुरातत्ववेत्ता। पुरातत्ववेत्ता। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में। दूसरा पुरातत्व साक्ष्य में क्या आता है? शैल चित्र। क्या आता है? शैल चित्र आता है। ध्यान में रखिएगा, दूसरा ये हम पढ़ेंगे शैल चित्र के बारे में। ठीक है, चलिए, सबसे पहले शैल चित्र की खोज किसने किया था? किसने किया था खोज? कौन है? एंडरसन महोदय ने। किसने किया था? एंडरसन महोदय, है ना? याद रखना, कब किया था? कब किया था? 1910 में। कहां किया था? कहां? जगह कौन सी है? कौन से स्थान में खोजा था इन्होंने, बता सकते हो? प्रथम शैल चित्र की बात कर रहा हूं मैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम शैल चित्र की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, कहां खोजा गया है? कहां खोजा गया है? हाँ हाँ हाँ, सिंघनपुर की गुफा। सिंघनपुर की गुफा में। ठीक है, यहां मिला है ये शैल चित्र। ये ध्यान में रखिएगा, सिंघनपुर की गुफा में। कहां है सिंघनपुर की गुफा? कहां है? रायगढ़ में है। कहां है? रायगढ़ में है। ठीक, याद रहेगा। ठीक है, अब और क्या मिला यहां? तो शैल चित्र मतलब पत्थरों पर क्या बने हैं? चित्र बने। कौन से कलर में? अब चित्र होंगे, कोई ना कोई रंग तो होगा, काला, पीला, हरा, नीला, ऐसे। है? मोहे रंग दे क्या? गेरुआ। मोहे रंग दे गेरुआ बोलते हैं ना जी, गाना सुने हो नहीं सुने हो? तो कौन से रंग में है? गेरुआ रंग में है। याद रखिएगा, रंग कैसा है? गेरुआ रंग में है। कैसा है? गेरुआ रंग में रंगा गया। तो अगर मैं आपको पूछूंगा सर्व प्राचीन, है ना, शैल चित्र के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो क्या हो जाएगा? सिंघनपुर की गुफा से मिले हैं। कब? 1910 में। कहा? किसने खोजा है? एंडरसन में। कौन से जिला में है? रायगढ़ में। याद रहेगा, माइंड में बैठा लोगे। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं पूछूंगा, है ना, शैल चित्रकार की जानकारी किसने दिया है? सबसे पहले तो ये अलग अलग तरीके से इसी को, या फिर बोलते शैलाश्रय, है ना, इसी को क्या बोल देते हैं? शैल चित्र ना बोलकर, और कभी कभी क्या बोल देते हैं? शैलाश्रय भी नाम दे दिया जाता है। शैल का आश्रय। शैल का आश्रय कौन सा संधि है? वाह रे, तत्पुरुष समास। मतलब मैं पाकिस्तान पूछूंगा तो इंडिया का नाम लिख के आ जाओगे, ऐसा है? मैं पूछ क्या रहा हूं, जवाब क्या दे रहा हो? हैं? का होई तू हम मन के, भगवान ही बचाए।
ठीक। एंडरसन का सहयोग किसने दिया? एंडरसन का सहयोग किसने दिया? वेलिंगटन। याद रख लेना भाई, वेलिंगटन, ये इनके सहयोगी हैं, है ना। एंडरसन का सहयोग किसने दिया है? वेलिंगटन ने दिया है। अगर गलती से पूछा तो ऐसे तो अभी नहीं पूछता है, फिर भी एक नॉलेज के लिए याद रख लेना, ठीक है। चलिए, इस शैलाश्रय का बाद में क्या किया गया? सिंघनपुर की गुफा के बारे में बात कर रहा हूं ना मैं। टॉपिक क्या है हमारा अब? सिंघनपुर की गुफा। सिंघनपुर की गुफा के बारे में अब विस्तृत जानकारी लेते हैं, ठीक है। सिंघनपुर की गुफा कहां है? रायगढ़ में है। कहां है? रायगढ़ में है, ठीक है। यहां क्या मिले हैं? सबसे प्राचीन, सर्वप्राचीन शैल चित्र मिले हैं, सर्वप्राचीन शैल चित्र, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। किस काल से संबंधित है? किस काल से संबंधित है ये शैल चित्र? प्रागैतिहासिक कालीन। प्रागैतिहासिक काल में क्या पढ़ते हैं हम? पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल में क्या पढ़ते हैं हम? पाषाण काल पढ़ते हैं, ठीक है। चलो थोड़ी सी और जानकारी देता हूं। मैंने बताया ये कौन से रंग में है? गेरुआ रंग में। कौन से रंग में है? गेरुआ रंग में। इन्होंने देखा ऐसा फलान ढेकान एक्स वाई जेड है, ठीक है। इसको बनाया गया किससे था? किसके प्रयोग से बनाया गया था? बांस के प्रयोग से। संभवतः है ना, पूरी तरह बांस, या बोलना चाहिए ऐसी बांस जैसी किसी लकड़ी के सहारे से बनाया गया है, ठीक है। बांस या बांस जैसे किसी लकड़ी के सहारे ये बना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बोलेंगे, है ना, विस्तृत अध्ययन किसने किया है इसका? विस्तृत अध्ययन बता सकते हो? हा? विस्तृत अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन है? अमरनाथ। भाई अमर करना है इस चीज को, इसको क्या करना है? अमर करना है इस जानकारी को। तो अमर करने के लिए क्या? अमरनाथ दत्त जी ने इसका क्या किया है? विस्तृत अध्ययन किया। कब किया है? 1923-24 में। 1923-24 में इन्होंने क्या किया? इसका विस्तृत अध्ययन किया है। खोज करने वाले कौन? एंडरसन। विस्तृत अध्ययन करने वाले कौन? अमरनाथ, है ना। याद कैसे रखेंगे? उन्होंने शैल चित्र को क्या रख दिया? अमर कर दिया। विस्तृत करके क्या कर दिया? अमर कर दिया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। कब की बात है ये? 1923-24 की बात है। किसके जैसा दिखता है ये शैल चित्र? किसके जैसा दिखता है? सदृश्य। सदृश्य किसके समान दिखेगा ये? बताओ। तो मैक्सिकन और स्पेनिश शैल चित्र से क्या है? मिलता जुलता है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया था। कौन कौन से? मैक्सिकन, मैक्सिकन व स्पेनिश, स्पेनिश शैल चित्र के, शैल चित्र इसके समान ही ये दिखाई पड़ता है। वैसे ही तरीकों का इसमें क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। मैक्सिकन याद रखना, माम एम और एस मतलब क्या? एम एस धोनी, ऐसे याद रख लो। एम एस, एम मतलब मैक्सिकन, एस मतलब स्पेनिश। अगर ये ऑप्शन नहीं मिला आपको तो एक और ऑप्शन मिलेगा, क्या? ऑस्ट्रेलियन। क्या ऑप्शन मिलेगा? ऑस्ट्रेलियन। अगर ये नहीं मिला तो आपको ये आंसर लिखना है, क्योंकि इसके समान भी वो दिखाई देता है। इसमें भी कुछ समानताएं पाई गई है ना। किसके समान? है ना, ऑस्ट्रेलियन शैल चित्र के समानताएं यहां देखी गई है, ठीक है। चलिए इतनी बातें नोट कर लीजिए, ठीक है। और औजार में क्या मिला? सिंघनपुर से जी क्या मिला है औजार में? कुल्हाड़ी। क्या मिला है? कुल्हाड़ी। कौन सा? कितने कुल्हाड़ी मिले हैं? 5। हस्तचलित कुठार भी बोलते हैं इसको। कुल्हाड़ी को क्या बोलते हैं? हस्तचलित कुठार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो औजार में लिख सकते हैं क्या? कुल्हाड़ी, ठीक। क्लियर? इतिहासकार कौन है? और तीसरा, छत्तीसगढ़ का इतिहासकार, छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार किन्हें बोला जाता है? छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार कौन है जी? जल्दी बताओ। छत्तीसगढ़ के पहले इतिहासकार का नाम बताइए। बता दोगे तो मान जाऊंगा मैं। है? ऑप्शन दूं? दलराम राव,
गोपाल मिश्र, दलराम राव, गोपाल मिश्र, दलपत देव, और एक क्या बोलना चाहिए, एक आध नाम और बता रहा हूं मैं। हम्म और क्या नाम है यार, उनका नाम ही याद नहीं आ रहा है मुझे। छत्तीसगढ़ है। चलो लोचन प्रसाद पांडे का ही नाम लिख लो। छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार, पहले इतिहास छत्तीसगढ़ के बारे में सबसे पहले छत्तीसगढ़ का नामकरण पढ़े हो? छत्तीसगढ़ के नामकरण में छत्तीसगढ़ शब्द का पहला वर्णन किसने किया है? किसने किया है? दलपत राव ने किया है ना सबसे पहले। तो सबसे पहले नाम किसका आता है प्रथम इतिहासकार? दलपत राव। ठीक है, सबसे पहला, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं इसको। ठीक है, शायद इन्हीं का नाम आता है सबसे पहले इतिहास के रूप में। नहीं नहीं नहीं, लोचन प्रसाद का नाम नहीं है। सबसे पहला इतिहासकार करके बाबू रेवाराम। ठीक ठीक ठीक, रेवाराम ने अपने इतिहास में वर्णन किया था। बाबू रेवाराम, बाबू रेवा राम। ठीक है, ये याद रखना है भाई। छत्तीसगढ़ का पहला इतिहासकार, तो मैंने तीन बातें बताई। छत्तीसगढ़ का पहला इतिहासकार कौन है, छत्तीसगढ़ के पहले पुरातत्ववेत्ता कौन है, और छत्तीसगढ़ का, है ना, पहले शैल चित्र के बारे में किसने बताया है, और छत्तीसगढ़ में पहले उत्खनन कार्य किसने और कहां पे करवाया है। इतनी बातें ध्यान में रहेगा। क्लियर ना? ठीक है, तो कल मुझे सब चीजें मिलनी चाहिए, आंख में पूरा रहना चाहिए, पूरी रिवीजन। मेरी हर क्लास आपको रिवाइज करना कंपलसरी है, कोई एक्सक्यूजेस नहीं। नहीं तो सीधी सी बात है, पर डे मेरे खाते में कितना रुपए जमा होगा? जिस दिन भी आपने रिवीजन नहीं किया, पर दिन मेरे खाते में 50 रुपए जमा कर लिया जाएगा। ठीक है, कैसे जी? नियम भाई, नियम है ना, और नियम में कोई शिथिलता नहीं बरती जाएगी। ऑनलाइन वाले प्रार्थना जी, विकास, सुन रहे हो ना? ठीक है, टेंशन मत लो, आप लोगों से भी पूछूंगा, आप लोग भी जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चैट में लिख देना। ठीक है, क्लियर? चलिए, आज के लिए इतना ही करूं कि आगे पढ़ना है और है? चलो, पर मैं कल से स्पीड लेके जाऊंगा भाई। है